प्रयागराज से अब आपको 1000 किलोमीटर दूर ढाका लेकर चलते हैं। यहां मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिलकर भारत विरोधी साजिशों वाली खिचड़ी पकाने में जुटे हुए हैं। कहते हैं कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। ये बात भारत के 1971 वाले एहसान को भुला चुके बांग्लादेश पर पूरी तरह से फिट बैठती है, क्योंकि वो भारत के दुश्मन पाकिस्तान से इन दिनों गहरी दोस्ती निभा रहा है और हर वो काम कर रहा है जिनसे भारत की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। वैसे भी जब बात ढाका में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के ग्रैंड वेलकम की हो, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस नापाक जुगलबंदी से भारत सरकार और भारतीय खुफिया एजेंसियों दोनों को बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश को अब अमार सोनार बांग्ला वाला राष्ट्रगान अच्छा नहीं लगता है। उसे अब अमार सोनार आईएसआई वाला गीत ज्यादा पसंद आ रहा है। वैसे भी अमार सोनार बांग्ला का कनेक्शन गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से है, पश्चिम बंगाल से है, और भारत से चिढ़ के कारण कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में जमात ने इसी राष्ट्रगान तक को बदलने की मांग उठा दी। तो आपको यह बड़ी खबर विस्तार से बताते हैं, जिसमें भारत के नजरिए से फिक्र करने वाले कई पॉइंट्स हैं। खबर की शुरुआत में सबसे पहले आपको दो चेहरे दिखाते हैं। कहते हैं कि इंसान की फितरत उसका चेहरा बता देती है, लेकिन इन दो चेहरों की सादगी वाली मधुर मुस्कान पर मत जाइएगा। इनके दिमाग भारत विरोधी शातिर चालों से भरे हुए हैं। इनमें से एक है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया, कहने को शांति दूत, लेकिन 5 अगस्त से लगातार भारत को परेशान करने वाली कट्टर चालें चल रहे दूसरा चेहरा आप जो हैं वो शायद नहीं जानते हैं। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ हैं और इन दिनों अपने 3 और अधिकारियों के साथ ढाका पहुंचे हुए हैं। 1971 से देखें तो 53 साल बाद आईएसआई के अधिकारियों ने अपने पैर बांग्लादेश की जमीन पर रखे हैं और वहां इनका फूल मालाओं से स्वागत भी हुआ है। ढाका पहुंची आईएसआई की टीम में कुल जमा 4 लोग शामिल हैं। आईएसआई चीफ के अलावा पाकिस्तान के मेजर जनरल शाहिद अमीर भी वहां गए हुए हैं। शाहिद अमीर चीन में पाकिस्तान के मिलिट्री डिप्लोमेट रह चुके हैं। उनके साथ 2 ब्रिगेडियर आलम अमीर अवान और मोहम्मद उस्मान जतीफ भी टीम ढाका में है। ये चारों लोग दुबई के रास्ते बांग्लादेश पहुंचे हैं और 24 जनवरी तक ढाका में रहेंगे। मंगलवार को ढाका में इन सभी का स्वागत बांग्लादेश सेना के क्वार्टर मास्टर जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान ने किया। फैजुर रहमान कट्टरपंथी विचारधारा रखते हैं। पाकिस्तान सेना आईएसआई के करीब ही संबंध है और आप उन्हें बांग्लादेश में पाकिस्तान का प्यादा भी कह सकते हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल होगा कि जो आईएसआई बांग्लादेश को दशकों तक फूटी आंख नहीं सुहाई, उसी आईएसआई का ढाका में ग्रैंड वेलकम क्यों हुआ? तो इस सवाल का जवाब भारत की सुरक्षा के नजरिए से थोड़ा परेशान करने वाला हो सकता है, क्योंकि ऐसी जानकारी है कि आईएसआई चीफ की ढाका यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों के बीच सीक्रेट इंफॉर्मेशन साझा करने के लिए एक नेटवर्क बनाना है, ताकि भारत से लगते बांग्लादेश बॉर्डर पर हिंसक गतिविधियों के जरिए अशांति पैदा की जा सके। यानी जम्मू कश्मीर में आतंकियों के जरिए माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहने वाले पाकिस्तान की अब ये चाहत है कि वो भारत के खिलाफ ऐसा ही टेरर रूट वाया बांग्लादेश खोल पाए और ऐसा करके भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भी डिस्टर्ब कर सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश जितनी तेजी से एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, वो भारत की सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है और दोनों देशों की सैन्य गलबहियों वाली ये टाइमलाइन भारत को और ज्यादा सतर्क रहने के लिए मजबूर कर रही है। आईएसआई की टीम अभी ढाका पहुंची है। कुछ दिनों पहले बांग्लादेश सेना के दूसरे नंबर के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एसएम कमरूल हसन रावलपिंडी के दौरे पर थे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ से भी मिले थे। वहीं फरवरी महीने के लिए में 1 साल के लिए पाकिस्तान की सेना की एक टुकड़ी बांग्लादेश में डेरा डाल देगी। यहां पहुंचने का मकसद बांग्लादेश की सेना को ट्रेनिंग देना होगा। इसके अलावा बांग्लादेश पाकिस्तान से GF-17 फाइटर जेट भी खरीदने की इच्छा जता चुका है। तो पाकिस्तान बांग्लादेश की ये नई दोस्ती जय वीरू वाली तो नहीं लगती, बल्कि शुभ और निशुभ वाली लगती है, जिसका समय रहते कूटनीतिक इलाज आवश्यक है। शुभ निशुभ का नाम लिया है तो आपको इनके बारे में पौराणिक जानकारी देते हैं। शुभ निशुभ 2 शक्तिशाली असुर थे। इनका उल्लेख दुर्गा सप्तशती में मिलता है। ऐसी कथा है कि दोनों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया था और देवी दुर्गा ने दोनों का वध किया था। In
इंटेलिजेंस एजेंसीज के इन दोनों के मिलने की जरूरत क्या है? ना इन दोनों देशों के बीच में कोई आपस में एक दूसरे की इंटेलिजेंस या आतंक के खतरे हैं। इन दोनों देशों के इंटेलिजेंस के लीडर्स, सीनियर ऑफिशियल्स का मिलना ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों देश अपने रिश्तों में एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ऐड करने जा रहे हैं। इन मीटिंग्स के बाद ये हो सकता है कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के कुछ अफसर यहाँ बांग्लादेश में आके ट्रेनिंग दें, या बांग्लादेशी कुछ इंटेलिजेंस अफसर्स वहाँ जाएं ट्रेनिंग के लिए, या जो भी इस तरह की चीजें हों। और जिस हिसाब से इनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स आ रही हैं बांग्लादेश से, वो तो ये इंडिकेट करती हैं कि वो एक काफ़ी एंटी इंडिया पोजीशन ले रहा है बांग्लादेश, और पाकिस्तान तो ऑब्वियसली एंटी इंडिया है ही। तो आई थिंक लॉजिकल कंक्लूजन ये बनता है अनफॉर्चुनेटली कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो कोऑपरेट कर रही है, उसमें जो भी आउटकम निकले वो भारत के लिए वेलकम नहीं है। आईएसआई चीफ के ढाका पहुंचने से एक बात और साफ हो चुकी है। बांग्लादेश में 5 अगस्त से लेकर अब तक जो कुछ भी हुआ है उसका मास्टरमाइंड पाकिस्तान ही है। आईएसआई के ही इशारे पर वहां छात्र आंदोलन शुरू हुए, शेख मुजीब रहमान की मूर्तियां तोड़ी गई, शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ। आईएसआई के ही इशारे पर वहां मोहम्मद यूनुस की कठपुतली सरकार सत्ता में आई। हिंदुओं के लिए बांग्लादेश नरकिस्तान बन गया है, और अब खबर यह भी है कि पाकिस्तान के कहने पर ही बांग्लादेश की चीन से करीबी बढ़ने वाली है। तो कुल मिलाकर ये सारी कोशिशें भारत के खिलाफ एक चक्रव्यूह की तरह है, और भारत इस तिकड़ी का इलाज कैसे करने वाला है, इसे आप अमेरिका से विदेश मंत्री एस जयशंकर की बातों को सुनकर समझ सकते हैं। एस जयशंकर ट्रंप सरकार बनने के अगले ही दिन क्वाड समिट में शामिल हुए थे। अलग से अमेरिका के नए विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जिनको चीन का धुर विरोधी बताया जाता है, उनसे द्विपक्षीय मुलाकात की, और इस मुलाकात में भारत अमेरिका के बीच बहुत ही गंभीरता के साथ बांग्लादेश के मुद्दे पर बातचीत हुई। The first question, yes, we had a brief discussion on Bangladesh. I don't think it's appropriate I get into more details.